हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यूरोपियों का भारत आगमन पार्ट 3 इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने भारत में पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन और अंग्रेजों का आगमन हम लोगों ने देखा था। भारत में कुल मिलाकर 5 शक्तियाँ जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं वो आकर के भारत में व्यापार और अपने कारखाने स्थापित करने का प्रयास कर रही थी, या जो उसमें सफल हुए। 3 हम लोगों ने पढ़ ली हैं, 2 और बची हैं जिनको आज हम लोग अपने इस क्लास में देखेंगे। उनमें से पहली है डेनिस और दूसरी है फ्रांसीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेनमार्क के बारे में, और जिस क्रम से मैंने बताया है, ठीक है, याद रखना, उसी क्रम से यूरोपियों का भारत आगमन हुआ। यानी कि सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। उसके बाद कौन आए? डच आए। डचों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद डेनिस आए। डेनिस के बाद फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए। ठीक है, तो ये आगमन का क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात करते हैं, डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। ठीक है, 1498 में पुर्तगालियों की स्थापना हुई। 1602 में डचों की स्थापना हुई। 1599 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की या डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी ने 1620 में प्रथम डेनिश व्यापारिक समझौते द्वारा ट्रैंकोबार, यानी कि जो कहाँ स्थित था, तमिलनाडु में, व्यापारिक कोठी की स्थापना की। पुर्तगाल ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? कोचीन में की। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में की। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? भारत में, मछलीपट्टनम में की। वही उत्तर भारत में, सूरत में की। ठीक है, और डेनिश ने या डेनमार्कियन ने सबसे पहली बार भारत में कहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित की? ट्रैंकोबार, तमिलनाडु में। ठीक है, तथा 1776 में सेरामपुर, बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। और सेरामपुर जो है ये डेनमार्क कंपनी का प्रमुख केंद्र था। डेनमार्क जो है ये ज़्यादा दिन तक यहाँ शासन नहीं कर पाया और बहुत समय तक रह भी नहीं पाया। बाद में देखिए 1845 में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था। तो अंग्रेजों का जो है इन 5 शक्तियों से पहले जो अंग्रेज के अगेंस्ट ये जो 4 शक्तियाँ थी, पहले इनको परास्त करना था भारत में अगर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करनी है, और उसके बाद फिर जो भारतीय राज्य हैं उनसे उन पर भी अपनी सर्वोच्चता साबित करनी है। तो 1845 तक का जो इतिहास अंग्रेजों का हम लोग पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर इसी तरह से चलता है। यानी कि ये वो काल है जब पूरे समय पर अंग्रेज जो है इसी कार्य में लगे रहते हैं। खासकर मराठों के पतन के बाद हम लोग देखे हैं, या पंजाब का सबसे अंत में पतन होता है, तो 1857 तक आप लेके चल सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेपर है इसके अंतर्गत हम लोगों को यही अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली, वही सारी चीज़ें देखनी है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया कि 1759 में उन्होंने डचों को बेदरा के युद्ध में परास्त कर दिया, जिसके बाद से उनका यहाँ पर प्रभुत्व समाप्त हो गया। पुर्तगालियों का प्रभुत्व भी समाप्त हो चुका था। उनका प्रभुत्व केवल गोवा, दमन दीव जैसे क्षेत्रों पर ही सीमित रहा, और वो भारत की आज़ादी के बाद 1961 तक भी वहाँ पर स्थापित रहे, लेकिन उनका क्षेत्र जो है बहुत सीमित हो गया था। इसके बाद
डेनमार्क की बात करें तो 1845 में डेनमार्क ने भी अपनी कंपनी अंग्रेजों को सौंप दी, बेच दी। उसके बाद जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु था वो था फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों से किस प्रकार से निपटता है? कर्नाटक वार्स के माध्यम से 3 कर्नाटक वार लगे जाते हैं, जिनमें अंग्रेजों की पराजय होती है, और अंग्रेज भी जो है वो पांडिचेरी तक ही, और इसके अलावा कुछ और इधर उधर की जो रही होंगी, लेकिन खास कर जो पांडिचेरी ही उनका एक प्रमुख केंद्र बनकर रह गया था। और बाकी सभी क्षेत्रों पर जो यूरोपीय शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था वो था इंग्लैंड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1845 में डेनमार्क ने अपनी व्यापारिक वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। हम लोगों ने देखा डेनिश कंपनी के लिए मिशनरी क्रियाकलाप उनके व्यापार वाणिज्य कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण थे। यानी कि वो जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करते थे उनमें उनकी ज़्यादा मंशा थी, ज़्यादा रुचि थी, न कि व्यापार पर। इसीलिए उसने इसको बेच भी दिया था। डेनिश कंपनी का व्यापार केवल चीन तक सीमित रहा था, यानी कि इसका जो व्यापार है वो लगभग चीन के साथ ही रहा, और पूर्वी देश के अन्य देशों के साथ उसका व्यापार नहीं स्थापित हो पाया। नेक्स्ट है, अब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन किस क्रम में हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। जो अभी मैंने बताया भी था, जैसे किस प्रकार से सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों के बाद डच आए, डचों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद डेनमार्कियन आए, उसके बाद फ्रांसीसी। ठीक है, तो डेनमार्कियन तक का सफ़र हम लोगों ने तय कर लिया है, केवल बचे हैं फ्रांसीसी, जिनको भी आज हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 में आए, वह सबसे अंत में 1961 में गए। तो ये भी याद रखना, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। अब इसके बाद जो यूरोपीय कंपनियां थीं भारत में, वो उनकी कब स्थापना हुई वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले पुर्तगाल की, इसकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, जो कि स्थापित हुई 1498 में। दूसरी थी हॉलैंड की, यानी कि डच की, जिसका नाम था वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जो कि स्थापित हुई 1602 में। इंग्लैंड की जो थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि स्थापित हुई 1599 में। ठीक है, याद रखना 1599 में, 1600 में उसको अधिकार पत्र मिला था। डेनमार्क की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1616 में स्थापित हुई। और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी देश इंडसे ओरियंटलेस। ठीक है, एक फ्रांसीसी कंपनी का नाम था, इसकी स्थापना हुई थी 1664 में। और बहुत बाद में स्वीडन आया था कुछ समय के लिए, जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1731 में हुई थी। ठीक है, तो ये कुल मिला के पूरे 6 देश आए, जिनमें से स्वीडन जो है नाम मात्र का, उसका कोई यहाँ पर वर्चस्व नहीं रहा, शक्ति स्थापित नहीं कर पाया। मुख्य रूप से इन्हीं 5 शक्तियों का भारत में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहा, और उसमें भी खासकर इंग्लैंड ने तो पूरे भारत पर राज किया, और जो उसको सबसे ज़्यादा चुनौती दे रहे थे वो थे फ्रांसीसी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों में फ्रांस की कंपनी सबसे अंत में भारत में आई। लुई 14वें के समय, ठीक है, मंत्री कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस, ठीक है, आप इस तरह नाम नहीं याद रख पा रहे हैं तो कोई वो नहीं है, आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह से याद रखिएगा। यह फ्रांस सरकार की कंपनी थी, जो मुख्यतः एक सरकारी उपक्रम की भांति काम करती थी। तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें यही अधिकार था कि इस पर जो है पूरा कंट्रोल सरकार का ही था, और ये सरकार का ही एक उपक्रम था। ठीक, और जहाँ वहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो एक व्यापारियों की कंपनी थी, न कि ब्रिटिश सरकार की। ठीक है, उसने ब्रिटिश सरकार से सिर्फ अधिकार पत्र प्राप्त किए थे। 1668 में फ्रांसिस कैरो ने सूरत में पहले फ्रेंच व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो इस प्रकार फ्रांसीसियों की जो पहली बस्ती या पहला कारखाना स्थापित हुआ वो कहाँ हुआ? सूरत में। कब हुआ? 1668 में। 64 में कंपनी बनी, 4 साल बाद
इसकी स्थापना हुई फ्रांसिस कैरो के द्वारा। 1669 में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की, यानी कि दूसरी फैक्ट्री इनकी जो बनी वो बनी मछलीपट्टनम में। 1672 में एडमिरल डेला हे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैन टोमे छीन लिया, यानी कि जो सैन टोमे का क्षेत्र है वो भी किसके समय पर आया, वो भी इन लोगों ने छीन करके फ्रांसीसी बस्ती बना ली। 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने विलकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुर्दचुरी नामक गांव प्राप्त कर वहां 1674 में पांडिचेरी नामक फ्रेंच बस्ती बसाई। ठीक है, तो यहीं पर जो है वो उनकी मेन बस्ती बनी और यहीं से उनका जो है पूरी कंपनियों का शासन संचालन संपन्न होता था। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना और फ्रैंको मार्टिन को ही पांडिचेरी का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग याद रखना। और ये कब बनाया, 1673 में। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा 1674 में, हम लोगों ने देखा था औरंगजेब को जब पढ़ रहे थे तो उसमें 30 सालों के लिए लगभग बंगाल का सूबेदार किसको बना दिया गया था, शाइस्ता खां को ही बना दिया गया था। तो उसी के समय 1674 में दी गई जगह पर 1690-92 ईस्वी में चंद्रनगर नामक बस्ती बनाई अंग्रेजों ने बंगाल में। चंद्रनगर की बस्ती को गुस्टावुस फोर्ट भी कहा जाता था। ठीक है, इनकी जो चंद्रनगर बस्ती थी उसको क्या कहा जाता था, गुस्टावुस फोर्ट। 1701 में पांडिचेरी पूर्व में फ्रेंच बस्तियों का मुख्यालय बना। ठीक है, तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में कंपनी का महानिदेशक बनाया गया। पांडिचेरी में फोर्ट लुई का निर्माण किया गया। ये उनका अपना फोर्ट था, जिस तरह से अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, की स्थापना की थी, उसी तरह से फ्रांसीसियों ने फोर्ट लुई की स्थापना की। कहाँ पर, पांडिचेरी में। पांडिचेरी को 1693 ईस्वी में डचों ने जीत लिया, किंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा यह फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया था। 1720 में कंपनी का इंडीज की चिर स्थायी कंपनी के रूप में निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है, फ्रेंच लोगों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार स्थित माही तथा 1739 में करिकाल को भी जीत लिया और वहां पर अपना कारखाना जो है स्थापित किया। प्रारंभ में फ्रेंच कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की गई थी, किंतु डुप्ले के गवर्नर बनने के बाद फ्रेंच कंपनी भारतीय राजनीति में सक्रिय हो गई। ठीक है, तो डुप्ले जब से आ जाता है, यानी कि 1739 के बाद से डुप्ले का ही शासन रहता है। इसी के समय कर्नाटक वार, जिसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है, वो इसी के समय लड़ा जाता है या प्रारंभ होता है 1746 में। तो उसके बाद डुप्ले के आने के उपरांत जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। अतः अंग्रेजों व फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट पर स्थित कर्नाटक के लिए अंग्रेजों व फ्रांसीसी कंपनी में 20 वर्षों तक 3 युद्ध हुए और इन्हीं 3 युद्धों के बाद जो फ्रांसीसियों की सत्ता है वो कमज़ोर पड़ गई और उन पर भी जो अंतिम रूप से विजय अंग्रेजों ने हासिल की। ठीक है, तो ये तीनों जो कर्नाटक वार हैं, ये हम लोग एक नई क्लास में या अगली क्लास में इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तीनों कर्नाटक वार्स में किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की और फ्रांसीसियों को जो है परास्त किया। तो इस प्रकार से ये था पूरा यूरोपियों का आगमन। तो चलिए अब ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंग्रेज और फ्रांसीसियों की जो अर्ली कॉन्फ्लिक्ट है और जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों शक्तियों के बीच, उसको अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू।